हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। 1000 MCQ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सीरीज चल रहा है उसमें आज 5वां लेक्चर है, जो शाम का लेक्चर है। इसमें हम 81 से 100 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 80 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी 4 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर देखें और कंसेप्ट को सीखें। मैं बहुत ही डिटेल में बताया हूँ, बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग हमेशा तैयार रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। तो देखिए, क्लिक ऑन इमेज बिलो टू ज्वाइन अस, मैंने इसमें देखिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, टेलीग्राम चैनल से, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और यूट्यूब में। अगर आप यूट्यूब से नहीं जुड़े हैं चैनल से तो इसमें लिंक पे क्लिक करके जब आपको PDF मिलेगा तो PDF में आपको इस लिंक में, इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस पेज पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। When a circular bar tapering uniformly from diameter D1 at one end to diameter D2 at the other end is subjected to increase in temperature, then the thermal stress is induced is। तो आपने पहले पढ़ा होगा कि थर्मल स्ट्रेस क्या होता है। तो थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? E अल्फा डेल्टा टी, यानी कि थर्मल स्ट्रेस जो होता है E अल्फा डेल्टा टी। तो E अल्फा टी देखिए, E और अल्फा टी एक ही में है, ऊपर में। तो आप अगर नहीं भी जानते हैं कुछ भी, फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि E और अल्फा ऊपर में किस में है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूला याद रख सकते हैं, नहीं रखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन याद रख लीजिएगा तो अच्छा होगा। अल्फा TE D1/D2 आपका टेपरिंग रॉड के लिए थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो ये आपका ऑप्शन 1 आपका राइट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a body is subjected to direct tensile stress sigma in one plane, then normal stress on the oblique section of body inclined at an angle theta to the normal at the section। तो देखिए, कोई मान लीजिए एक सेक्शन ले लिए, ठीक है, सेक्शन ले लिए, ठीक है, तो स्ट्रेस लग रहा है मान लीजिए सिग्मा। ये क्या है? डायरेक्ट स्ट्रेस है। तो पूछा गया कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए देखिए, आपको कुछ क्या करना होगा, आपको एंगल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना? एंगल बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई एंगल थीटा से बनेगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको एंगल, ये एंगल जो है थीटा है। तो नॉर्मल जो होगा ये होगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस, और जो इधर होगा इसको बोलेंगे शियर स्ट्रेस। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और शियर स्ट्रेस जो होगा सिग्मा/2 साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या है? ऑब्लिक सेक्शन ऑफ द बॉडी नॉर्मल स्ट्रेस मतलब सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन बॉडी ड्यू टू शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है? जैसे उसमें होता था कि σ²/2E/V होता था, ठीक है, स्ट्रेस के कारण। तो शियर स्ट्रेस के कारण जस्ट इसको सिग्मा की जगह टॉ कर दो, टाउ स्क्वायर, और जी की जगह C या G लिख दो, इंटू V कर दो, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 83 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सब कुछ दिया है, टॉ क्या है? शियर स्ट्रेस है, सी क्या है? शियर मॉडुलस है, बी क्या है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन बॉडी ड्यू टू शियर स्ट्रेस सी होगा, सी τ²/2C इंटू V, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग व्हेन सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम लोड विदाउट सफरिंग परमानेंट डिस्टॉर्शन। मतलब कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका प्रूफ रेजिलियंस, मतलब प्रूफ रेजिलियंस होगा आपका आंसर। प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है कि प्रूफ रेजिलियंस वही होता है कि जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होता है अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है, अप टू इलास्टिक लिमिट तक होता है, उसको बोलते हैं रेजिलियंस। लेकिन प्रूफ रेजिलियंस की बात करें तो अप टू इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब विद इन इलास्टिक लिमिट होगा। अगर विद इन इलास्टिक लिमिट होगा तब तो उसको रेजिलियंस बोलेंगे। जो भी एनर्जी स्टोर्ड होगा विद इन इलास्टिक लिमिट तब हम उसको बोलेंगे प्रूफ रेजिलियंस, ठीक है, और उसको भी हम स्ट्रेन एनर्जी बोल सकते हैं। लेकिन प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है कि जो एनर्जी स्टोर होगा अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, तो उसको बोलेंगे प्रूफ रेजिलियंस। बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड इन ए बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट तक होगा तो उसको बोलेंगे प्रूफ रेजिलियंस। अब देखिए, सी मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? प्रूफ रेजिलियंस जो होता है, प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, प्रूफ रेजिलियंस, ये रेसिडेंशियल हो गया ना, रेजिलियंस होगा, स्पेलिंग गलत होगा, ठीक है। तो प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो ऑप्शन आपका बी इसमें राइट होगा, लेकिन आपको एक्सटर्नल नॉलेज बता देगा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन ए बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट द थिन लेयर द स्ट्रेन इन ए लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपने पढ़ा होगा कि सिग्मा इक्वल टू ई स्ट्रेन ई क्या होता है -y/r होता है। तो जो बेंडिंग स्ट्रेन होता है क्या स्ट्रेन है स्ट्रेन एप्सिलॉन, ठीक है। स्ट्रेन जो होता है किसके लिए डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस मतलब y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन से हम इसको बता सकते हैं कि जो स्ट्रेन लेयर में प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अब बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में भी ऑब्टेंडेड बाय, तो बीम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के क्या होता है देखिए, मान लीजिए कि हम डेप्थ को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, वाइल कीपिंग डेप्थ कीपिंग द विड्थ यूनिफॉर्म एंड वेरिंग द डेप्थ, कीपिंग द डेप्थ यूनिफॉर्म एंड वेरिंग द विड्थ और वेरिंग द विड्थ एंड डेप्थ बोथ, यानी कि एनी ऑफ द वन हो जाएगा, ठीक है। तो जब डेप्थ का जो रिलेशन होगा, जब विड्थ कांस्टेंट होगा जब, तो डी एल √x/L में रिलेशन आएगा। और अगर विड्थ की बात करेंगे तो बी एक्स जो होगा bx/L आपका ये रिलेशन आएगा। तो ये रिलेशन आप याद रख सकते हैं, इस तरह आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dx जो होता है dl √x/L होता है और bx = bx/L होता है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो वेरी करता है, एक विड्थ को अगर यूनिफॉर्म रखेंगे तो डेप्थ को वेरी करेंगे, एक बार विड्थ को कांस्टेंट रखेंगे, और जब डेप्थ को कांस्टेंट रखेंगे तो विड्थ को वेरी करेंगे, तो दोनों को वेरी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। एट न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बीम, तो न्यूट्रल एक्सिस की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई बीम है, ठीक है, तो जैसे बीम बना लेते हैं, ठीक है, तो इसका एक्सिस जो बनाते हैं, देखिए मान लीजिए इस तरह करके होगा, इसी को बोलते हैं न्यूट्रल सरफेस। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सरफेस इसको बोलते हैं। और यही जो होता है न्यूट्रल एक्सिस होता है, न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस में क्या होता है कि ना बेंडिंग होगा ना कंप्रेशन होगा, माने कुछ भी नहीं होगा। द लेयर डू नॉट अंडरगो एनी स्ट्रेन, कोई स्ट्रेन नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेक्टेंगुलर बीम ए ऑफ लेंथ L एंड विड्थ B एंड डेप्थ D, अनदर बीम B हैज द सेम लेंथ एंड विड्थ सेम, बट डेप्थ जो होगा डबल हो जाएगा। डेप्थ डबल हो जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है, माने सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ ए की बात करें तो क्या होता है 6m/BD² होता है, BD² होता है, ठीक है, BD² होता है। तो ये तो क्या ए का हो गया, लेकिन बी की बात करें तो क्या हो जाएगा 6m/BD क्यों हो जाएगा। तो लेंथ से तो डिपेंड नहीं कर रहा है ना, लेंथ तो इंडिपेंडेंट है। आप क्या बोल रहे हैं कि सब कुछ कांस्टेंट है, लेकिन क्या हो रहा है डेप्थ जो है डबल हो जा रहा है, यानी कि इस केस में डेप्थ डबल हो जा रहा है। तो डबल हो रहा है यानी क्या मतलब यहाँ पर 2D हो जाएगा। तो हम क्या करें, सिग्मा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी का डायरेक्ट ले लेते हैं अंडर में। तो सिग्मा A/सिग्मा B की बात करें, सिग्मा A/सिग्मा B की बात करें, सिग्मा A/सिग्मा B की बात करें तो क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो B का है यानी कि 4 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है, और ये क्या हो जा रहा है 4 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है, और ये 1 हो जा रहा है, यानी कि सिग्मा A जो होगा मैंने क्या हो रहा है देखिए, बीम जो है बीम क्या है 4 टाइम्स हो जा रहा है। तो इलास्टिक स्ट्रेंथ जो हो रहा है उसका 4 टाइम्स हो जा रहा है, किसका B का। B विल बी कंपेयर टू A 4 टाइम्स। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89। द प्रोडक्ट ऑफ यंग्स मॉडुलस E एंड मॉडुलस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज नोन एज। तो E × I क्या होता है, इसी को बोलते हैं फ्लेक्चर रिजिडिटी, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन होता है। बल्क मॉडुलस क्या होता है डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और टॉर्जनल रिजिडिटी क्या होता है T/θ। और EI हो गया AE, आप जान लीजिए AE क्या होता है एक्सियल रिजिडिटी, एक्सियल रिजिडिटी होता है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट हो गया। एक्सटर्नल जो भी ऑप्शन दिया सबको डिस्कस कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ फिक्स्ड बीम ऑफ लेंथ L कैरिंग ए सेंट्रल पॉइंट लोड W। जैसे मान लीजिए कोई फिक्स्ड बीम है, फिक्स्ड बीम है तो सेंटर पर अगर कोई लोड लगेगा तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा C पे WL³/92 EI होता है, ठीक है, 192 EI होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये किसका होता है, तो WL/48 क्या होता है, जब सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, जब सिंपली सपोर्टेड बीम होगा और पॉइंट लोड लगेगा C पे तो हो जाता है इसका डिफ्लेक्शन
L3/48 EI होता है, ठीक है। और ऑप्शन डी जो दिया है किसका होता है, जब फिक्स्ड बीम होता है, फिक्स्ड बीम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तब इस पर जो लोड होता है, मैक्सिमम लोड डिफ्लेक्शन जो होता है WL3/384 EI होता है। तो इतना जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 91, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ए ऑफ लेंथ L एंड ब्रेथ B and depth D carries a central point load W. Another beam B has a same length and depth, लेकिन ब्रेथ को चेंज कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम ए विल बी डबल एज कंपेयर टू बीम ए, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसमें देखिए सबसे पहले अगर मान लिया डिफ्लेक्शन की बात करें तो डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो जब भी कैंटिलीवर बीम होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम होगा और क्या कर रहा है, सेंट्रल लोड होता है, तो इससे पहले पता है कि जो डिफ्लेक्शन होता है WL3/48 EI होता है, EI। तो ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, यानी कि I क्या, BdQ/12, तो B तो कांस्टेंट है, D यानी कि DQ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो डेल होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू DQ हो जाएगा, ठीक है। तो DQ पर डिपेंड करेगा, यानी कि डिफ्लेक्शन एट A बाय डिफ्लेक्शन एट B की बात करें B पे, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, DQ हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 2DQ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 8 टाइम्स हो जा रहा है, 8 टाइम्स हो जा रहा है ना। नहीं सॉरी, इसमें ब्रेथ को डबल किया है, विड्थ तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो स्ट्रेस जो डिफ्लेक्शन जो होगा बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि ये 2B हो जाएगा और ये B हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन एट B जो होगा डिफ्लेक्शन एट A के हाफ हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका B आपका राइट हो जाएगा। वो मैंने विड्थ देख लिया, विड्थ डबल किया लेकिन डेप्थ सेम था, तो मैंने डेप्थ ले लिया था, इसीलिए कंफ्यूज हो जाता है 8 टाइम्स। अगर डेप्थ डबल होता तो 8 टाइम्स मैंने 1/8 हो जाता, ठीक है। तो अगर ब्रेथ दिया है डबल, इसका मतलब 1/2 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और टॉर्जनल रिजिडिटी पहले बता दिया मैंने, फिर देखिए टॉर्जनल इक्वेशन होता है T/θ = G/J/L होता है। तो टॉर्जनल रिजिडिटी क्या होता है, T/θ ही टॉर्जनल रिजिडिटी होता है, और T/J = Gθ/L होता है, ठीक है। तो टॉर्जनल इक्वेशन होता है, वहीं से आता है T/J, T/θ को भी बोलते हैं टॉर्जनल रिजिडिटी, जो इससे पहले मैं डिस्कस किया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए जो भी क्वेश्चन मैं 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आज के बाद में फिर ये थर्मोडायनेमिक्स लाने वाला हूँ, उसका भी 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर उसी तरह करके हर एक सब्जेक्ट को 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर बाद में अगर और टाइम बचेगा तो फिर मिक्स क्वेश्चन, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मिक्स क्वेश्चन लाके आपके सामने डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 shaft A and B are made of same material. The shaft A is 50 diameter and shaft B 100 diameter. Then the strength of shaft B is dash as that of shaft A. तो स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो इससे पहले बता T = क्या होता है, π/16 τ/dq। ये स्ट्रेंथ बता रहा है, स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ बता रहा था क्या, अब देखिए सब कुछ सेम, मटेरियल सेम है, मतलब क्या शियर स्ट्रेस भी सेम होगा। तो T जो होगा किस पे डिपेंड कर रहा है, T जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dq कर रहा है, dq यानी कि दोनों का टॉर्क का जो रेशियो है TA/TB कर दें तो क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dq है, यानी कि डायमीटर अगर शाफ्ट का मान लेते D है और इसका क्या 2D है, तो दोनों का क्यूब हो जाएगा, क्यूब कर देंगे, यानी कि TA = 8 टाइम्स TB हो जाएगा। पूछा क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ B, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ B जो है, B कितने टाइम है 8 टाइम्स है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ B कितना हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ B 8 टाइम्स दैट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ A, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा 93 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 shaft A and B are made of same material. The shaft A is solid and has a diameter D, and shaft B is hollow with outer diameter D and inner diameter D/2. The strength of the hollow shaft in torsion is H, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना, देखिए सेम कंडीशन, पहले मान लीजिए सॉलिड शाफ्ट का निकालते हैं, सॉलिड शाफ्ट का निकालते हैं TA, तो क्या हो जाएगा π/16 τ/dq हो जाएगा,
डायमीटर डी है सॉलिड शाफ्ट का। अगर मान लीजिए टी बी निकालते हैं यानी टॉर्क एट बी यानी होलो शाफ्ट है, तो होलो शाफ्ट है यानी क्या होगा, π/16 तो होगा ही, और टॉ बी लिख देते हैं, इसको टॉ ए लिख दिए, ठीक है, टॉ बी हो गया। अब क्या करना है, जो आउटर डायमीटर है, मैंने आउटर डायमीटर का डी बी यानी कि डी बी, तो जो बड़ा डायमीटर है यानी कि डी बी क्यू यानी कि बड़ा का डी क्यू करेंगे, डी की पावर 4 करेंगे, और स्मॉल यानी कि dy/2 की पावर 4 करेंगे, ठीक है। तो दोनों का डायमीटर दिया हुआ है, तो मान के चलते हैं कि अब इससे पहले मैंने जो किया कि डायमीटर डी जो है उसको 50 माना है और एक को 100 मान लिए, ठीक है। तो 100 मान लिए, को 50 मान लिए, तो उससे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं सेम एज, तो हम उसको किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम कंडीशन क्या करना है आपको, जो डायमीटर के प्रोपोर्शनल होगा, बाकी सब तो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा ना। देखिए अगर मान लीजिए कि सॉलिड शाफ्ट का लेते तो डी ए हो जाता, तो देखिए सबसे पहले क्या करना, आपको इसे कुछ नहीं करना है, डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है, बाकी सब तो कट जाएगा, सेम मटेरियल सब कट जाएगा, सिर्फ हम डायमीटर का रेशियो लेके आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, जल्दी से हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि π/16 टॉ तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम मटेरियल है, तो ये तो कैंसिल हो गया और ये कॉन्स्टेंट है। अब देखिए अब क्या आ गया, टी बी बाई टी ए, तो हॉलो शाफ्ट का जो होता है वो क्या होता है, डी की पावर बी, मान लीजिए डायमीटर बी, आउटर डायमीटर लिए डी की पावर 4 माइनस डी ए की पावर 4 डिवाइडेड बाई डी बी हो जाएगा, और इसका जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डी ए की पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन आया। अब क्या करना है, डी बी जो है डायमीटर क्या है, डी बी मतलब जो बड़ा वाला डायमीटर है, तो मान लीजिए इसका 100 दिया हुआ है, तो 100 की पावर 4 कर देते हैं, और ये 50 की पावर 4 कर दिए, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100 कर दिए, इंटू 1/50 की पावर क्यू कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा 15/16 आएगा आपका आंसर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, मेथड यही है कि अगर मान लीजिए डी बी आउटर डायमीटर तो डी लिखे, इसको लिखेंगे तो डी/2 लिखेंगे, तो इस तरह भी कर सकते हैं, और डी बी हो गया और ए का डायमीटर, ठीक हो गया। अब जैसे मान लीजिए डी के टर्म में देख लेते हैं, ठीक है, एक मिनट, डी के टर्म में इसको देख लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए अब जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या, डी बी यानी बड़ा वाला डायमीटर यानी कि डी की पावर 4, ये क्या हो जाएगा, डी की पावर 4 की पावर बाई 16 हो जाएगा, और यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1/d³ और बाई 8 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डी तो कैंसिल हो जाएगा सब तरफ से, ठीक है, क्योंकि डी की पावर 4 नीचे भी डी की पावर ऊपर सॉल्व करिएगा, तो क्या हो जाएगा 15 यानी कि 15/16, ठीक है, 15/60 आपका हो जाएगा, यहाँ पर डी होगा सिर्फ, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर कितना लीजिएगा, 100 लीजिएगा, यहाँ पर 50 लीजिएगा, और यहाँ पर 100 और यहाँ भी 100, इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। When a closely coiled helical spring of mean diameter d is subjected to axial load W, the deflection of spring delta is given by। तो देखिए डिफ्लेक्शन और इसमें क्या अंतर होता है, तो देखिए जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है, तो आपको याद रखिए 8W/d³ (n/c d⁴) ये डिफ्लेक्शन होता है। W क्या है, यहाँ दिया हुआ, W क्या लोड है, डी कैपिटल डी क्या होता है, तो कैपिटल डी क्या होता है, मीन डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग होता है, स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ स्प्रिंग होता है, सी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ स्प्रिंग मटेरियल होता है, स्मॉल डी क्या होता है, वायर डायमीटर होता है। तो ये डिफ्लेक्शन हो गया। अब पूछेगा स्टीफनेस क्या होता है, स्टीफनेस, तो स्टीफनेस क्या होता है, लोड बाय डिफ्लेक्शन, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, डब्लू कट जाएगा, यानी कि सी डी की पावर 4 और 8d³n। इस रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि मान लीजिए एक कॉइल है और इसका डायमीटर इतना था, फिर डायमीटर इतना चेंज हो गया, तो डी जो है डिफ्लेक्शन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाइड डायमीटर की पावर 4 है। उसी तरह इसमें पूछा है कि स्टिफनेस डी की पावर 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके साथ कैसा रिलेशन है ये, इस फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैनकाइन फॉर्मूला फॉर कॉलम
ठीक है। तो रैनकाइन फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली आपको याद ही रखना पड़ेगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, सिग्मा सी ए इंटू 1+a/k²। एल बाई क्या होता है, एल बाई के। अब देखिए इसमें रिलेशन सबका दिया हुआ, सबको नोटेशन दिया। सिग्मा सी क्या होता है, क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द कॉलम मटेरियल, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ कॉलम, ए होता है रैनकाइन कांस्टेंट, एल इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम एंड के इज लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इस तरह सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, एल बाई के, इक्विवेलेंट लेंथ बाई के बोलते हैं सिलेंडरनेस रेशियो, इससे पहले बताया था। सिलेंडर रेशियो क्या होता है और सिग्मा सी क्या होता है, सब ये आपको याद रखना है कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। If percentage reduction in area of certain specimen made of material A under tensile test of 60% and the percentage reduction in the area of specimen with same dimension made of B is 40%। तो 60% है और 40% है, माने जिसका ज़्यादा एरिया रिडक्शन होगा उतना डक्टाइल होगा। यानी कि ए जो है डक्टिलिटी ए का ज़्यादा होता है, यानी कि 97 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। द मटेरियल ए इज मोर डक्टाइल मटेरियल देन बी, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस इज ए नॉन एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इन ए लीप स्प्रिंग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप इन द प्लेट इज, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, देखिए तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है सिग्मा मैक्स क्या होता है 3WL/2NBT² होता है, तो 3WLNBT², यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हुआ, लिप स्प्रिंग में मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की बात की। अगर हम डिफ्लेक्शन की बात करें तो डिफ्लेक्शन जो होगा 3WL3/8ENBT³ होता है, ये होता है डिफ्लेक्शन इन लिप स्प्रिंग। और बेंडिंग स्ट्रेस ये होता है, इसमें ई एक्स्ट्रा जुड़ जाता है और डी की पावर L² हो जाता है और 8 हो जाता है। ये आपको रिलेशन याद रखना है, सबको नोटेशन दिया हुआ है, आप पीडीएफ को पढ़ लेंगे, फिर से प्रैक्टिस करेंगे। अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A shaft of diameter D is subjected to twisting moment T and bending moment M if the maximum bending stress is equal to maximum shear stress। तो maximum bending stress इससे पहले बताया कि bending stress क्या होता है M/I और सिग्मा/Y। ठीक है। तो यहाँ से bending stress निकाल सकते हैं, सिग्मा क्या होता है MY/I। ठीक है। तो bending stress क्या हो जाता है 32, क्योंकि I की π/64 DQ और M रखेंगे 32M और D/2 यानी कि BD/Q हो जाएगा, πD हो जाएगा, πDQ हो जाएगा। ठीक है। πDQ ये किसका हो गया, ये तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हो गया। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करें तो 16T πDQ हो जाता है। तो यहाँ से पाई से पाई खत्म, डी से डी खत्म और 16 से 2, यानी कि T = 2M हो जाता है। तो M पूछा है कि M क्या हो जाएगा, तो T/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने 100 क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर दिया, जो बोला था वो डिस्कस किया। बोला था कि हर सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन लाऊंगा, देखिए अब इससे भी अच्छा और फ्लो में पढ़ाते जाएंगे। अगर आप अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों में और अच्छे से देखें। कहीं डाउट हो तो कमेंट पूछें, कमेंट करें, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डाउट पूछ सकते हैं। तो 100 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिया हूँ, अब क्या करना है देखिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्लास का PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप, चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट भी बना हुआ होगा, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाके आपको जो वीडियो देखना उस वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। और अब क्या लाऊंगा, थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो लाऊंगा। मैं सॉम का ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, सॉम का 100 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखें और कंसेप्ट को सीखें। कहीं डाउट हो तो कमेंट करें। कल से मैं थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करूँगा क्लास 1, और उसका भी 100 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा लगभग। ठीक है।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।